हाँ जी। तो एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं जहां जहां हमें डिस्काउंटिंग रेट्स यूज करने होते हैं, जहां जहां प्रेजेंट वैल्यूज की वर्किंग होती है, वो ऐसी कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से इंडेस है, कौन कौन से रेफरेंसेस है जहां पर हमें प्रेजेंट वैल्यूज की वर्किंग करनी होती है। आइए, ये पूरी समरी इंडेस वाइज है और मैंने इसके नोट्स अपने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं और इसका लिंक मैंने यहां पर नीचे डाल दिया है। सबसे पहले अगर बात करें इंडेस 2 इन्वेंट्री, पीपीई 16, 38 इंटेंजिबल असेट और 40, जब आप असेट, इन्वेंट्री, आईपी कुछ भी इनमें से खरीदते हो और उसका पेमेंट करते हो बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, याद है आपको, 12 महीने के बाद पेमेंट करते हो, तो आपको कैश प्राइस इक्विवेलेंट निकालने के लिए, आज की कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है ना, आज की कॉस्ट निकालने के लिए आपको डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, याद आया? नेक्स्ट, ये था पहला। नेक्स्ट, इंड एस 16, जब आप पीपी की कॉस्ट में क्या ऐड करते हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी, जब आप वो ऐड करते हो तो याद करो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है। याद आया आपको? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है। फिर तीसरा बात करते हैं इंड एस 19 की। इंड एस 19 के अंदर, इंड एस 19 के अंदर आपको करंट सर्विस कॉस्ट निकालने के लिए डिस्काउंटिंग रेट यूज करना होता है। आप उल्टा डिस्काउंटिंग करते हो और सेम डिस्काउंटिंग रेट आप यूज करते हो टू फाइंड आउट द फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंड एस 20 की। इंड एस 20 में गवर्नमेंट ग्रांट, अगर आपने लोन कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है या फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन लिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है, तो उस केस में जो भी आपको प्रोसीड्स आया है उसके दो हिस्से होते हैं, एक लोन अमाउंट और एट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक दूसरा आपका गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट निकालने के लिए आपको लोन अमाउंट, जो भी आपको फ्यूचर में पेमेंट्स करने पड़ेंगे, लोन के रीपेमेंट्स करने पड़ेंगे प्रिंसिपल के और कंसेशनल इंटरेस्ट के, उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको डिस्काउंटिंग रेट्स यूज करने पड़ते हैं। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है ताकि आप बैलेंसिंग फिगर ग्रांट अमाउंट निकाल सकें। इंड एस 32 और 109 की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। सबसे पहले फाइनेंशियल असेट, अगर स्टाफ लोन है या फिर लीजेस वाला केस है जहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह हैं, वहां पर इनिशियल रिकॉग्निशन करने के लिए जब आपका फाइनेंशियल असेट एएमसी कैटेगरी का है, अमोटाइज कॉस्ट कैटेगरी का है, तो आपको डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ता है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी निकालने के लिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, याद करिए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी पोर्शन, इक्विटी पोर्शन निकालने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है, डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो प्योर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं, आपको वहां पर भी डिस्काउंटिंग करना पड़ता है अगर उस नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ एडिशनल कॉस्ट है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, रिन्यूअल चार्जेस है, तो आपको एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, वहां पर भी आपको डिस्काउंटिंग लगती है। मॉडिफिकेशन और एक्सटिंग्विशमेंट के केसेस में भी आपको डिस्काउंटिंग रेट्स लगते हैं। फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के बिहाफ पर बैंक को गारंटी दिया ताकि बैंक उसको कंसेशनल रेट पर इंटरेस्ट लोन, कंसेशनल इंटरेस्ट पर लोन दे सके, तो फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स में फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी की वैल्यू निकालते वक्त आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। लोन बाय पेरेंट कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रही है, अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रही है तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है, तो आपको वहां पर भी डिस्काउंटिंग लगता है। इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट का जब आप इंपेयरमेंट करते हो, सिंगल फाइनेंशियल असेट का जब आप इंपेयरमेंट करते हो, तो आप कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असेट को कंपेयर करते हो, जो भी आपको एक्सपेक्टेड है कि रियलाइज हो जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते में, जो भी कैश फ्लोज, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज जो भी आपको एक्सपेक्टेड रियलाइज हो जाएगा, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने में आपको काम आता है डिस्काउंटिंग रेट, तो वहां इंपेयरमेंट के अंदर आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इंड एस 36, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए आपको डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ता है, और वो आपका डिस्काउंटिंग रेट प्री टैक्स डिस्काउंटिंग रेट होता है, बिफोर टैक्स डिस्काउंटिंग रेट होता है, क्योंकि वैल्यू इन यूज में भी आप इनकम टैक्स पेमेंट्स एंड रिसीट्स को कंसीडर नहीं करते हो। फिर बात करते हैं इंड एस 37 की। किसी भी प्रकार का प्रोविजन बनाने के लिए, अगर आपको पता है कि कैश आउटफ्लोज होने वाले हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी अकर्ड बियॉन्ड 12 मंथ्स, अगर कैश आउटफ्लोज 12 मंथ के बाद होंगे पक्का पक्का, तो आप उसका डिस्काउंटिंग करते हो प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त। इंड एस 103 में परचेज कंसीडरेशन निकालते वक्त डेफर्ड कैश का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है, बिकॉज डेफर्ड कैश इज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। याद आया?
इंड एस 113 के अंदर, इंड एस 113 के अंदर, 113 के अंदर टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ एनी असेट, आप किसी भी असेट की जब फेयर वैल्यू निकालते हो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड से, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं लेवल 3 इनपुट्स की, तो लेवल 3 इनपुट्स के अंदर आपको कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, वहां आपको डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ता है। इंड एस 115 के अंदर, इंड एस 115 के अंदर जब आपके कंसीडरेशन में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता है, जब आपके कंसीडरेशन में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता है, तो वहां पर भी आपको डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ता है, ताकि आप कंसीडरेशन में से फाइनेंसिंग कंपोनेंट को हटा सकें या फिर अलग से इंटरेस्ट कॉस्ट बुक कर सकें। इंड एस 116 के अंदर भी अच्छी खासी लिस्ट है। एक तो लीज लायबिलिटी लेसी के लिए जब आप निकालते हो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पे निकालना पड़ता है, डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ता है। कौन सा डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ता है? लेसी यूज करता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज, लेसर वाला नहीं अवेलेबल तो लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, याद आया। फिर लीज रिसीवेबल निकालने के लिए, फाइनेंस लीज के अंदर लेसर के लिए लीज रिसीवेबल निकालने के लिए अगेन इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज लगाते हैं, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट नहीं लगाते हैं। जब आपके रीमेजरमेंट के केसेस आते हैं, मॉडिफिकेशंस के केसेस आते हैं, वहां फिर से आपको डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है। सेल एंड लीज बैक में भी जब आप लीज लायबिलिटी निकालते हो तो आपको डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होता है। फिर ट्रांजिशन टू इंड एस 116, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन कर रहे हो 116 का, फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, आपको वहां भी निकालना होता है। मुझे यहां पर एक और केस याद आ गया, जब आपके लीज पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसी होते हैं, जब आपका लीज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी होता है तो आपको याद होना चाहिए आप डिस्काउंटिंग रेट निकालते हो फॉरेन कंट्री वाला, फॉरेन कंट्री वाला, फॉरेन कंट्री वाला डिस्काउंटिंग रेट लेते हो, याद आया आपको। ऐसा ही सेम इंड एस 36 में जब आपके वैल्यू इन यूज फॉरेन करेंसीज में होते हैं, तो जब भी आपके फॉरेन करेंसीज कैश फ्लोज होते हैं तो डिस्काउंटिंग रेट आपको लेना पड़ता है, पर फॉरेन कंट्री वाला डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ता है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द डिस्काउंटिंग रेट्स, कहां कहां प्रेजेंट वैल्यूज और डिस्काउंटिंग रेट्स होते हैं। हो सकता है मैंने शायद एक आध कोई पॉइंट कहीं स्किप कर दिया हो, पर वो ऑब्वियसली नॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो मैंने कवर कर लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पार्ट स्किप किया होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि बाकी बच्चे पढ़ लें। इसके अलावा ये जितने भी नोट्स हैं, और इससे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक और वीडियो लॉन्च किया था, विच डिस्काउंटिंग रेट शुड बी यूज्ड, विच डिस्काउंटिंग रेट शुड बी यूज्ड, ओरिजिनल यूज करना है, रिवाइज यूज करना है, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में और 116 के मॉडिफिकेशन में, उसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूं, उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।